नमस्कार दोस्तों। निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, चार पांच ऐसे सेलेक्ट स्टॉक जिसमें आज मूव हुई है। आज देखते हैं सारा कुछ, और आने वाले मंडे को आप कौन कौन सी स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं वो भी देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आप सबको पता होगा, जैसे अगर मेरे ट्वीट्स आप फॉलो करते होंगे, कि आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी 10 बजे सुबह। और क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये मीटिंग, सबसे पहले 1 मिनट में ये समझ लेते हैं। आरबीआई रेट को चेंज कर सकता है कई एक वेरिएबल्स को देख करके, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, इन सबको चेंज कर सकता है। और आरबीआई ने कई बार पास में चेंज भी किया है, और वो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू होता है, जिसकी मीटिंग 3 दिन चलती है। और 3 दिन के बाद, जैसे आज फ्राइडे को उसका फैसला आता है, सब लोग वोटिंग करते हैं। इस बार मीटिंग में एक जने ने उल्टा वोट किया। वो रिजल्ट जो है 20 अगस्त को रिलीज होगा। उसका रीजन, उसके नोटिंग ऑन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो आप अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। अगर इस दुनिया में आप खोते चले जाएंगे तो, इसमें अगर तल्लीन होते चले जाएंगे तो क्या होता है कि रेट का एक होता है मसला, और दूसरा मसला इन्फ्लेशन का होता है, महंगाई का। तो अगर कोर इन्फ्लेशन है या फूड इन्फ्लेशन है या होलसेल इन्फ्लेशन है, अगर ये बढ़ रहा होता है तो आगे आने वाले कई समय में रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर रेट हाइक होता है तो ये स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होता है। और रेट हाइक होना जरूरी नहीं है, केवल रेट हाइक की बातचीत, अंदेशा होना भी बहुत हो जाता है मार्केट के लिए। लेकिन मैंने जैसा कि कल ट्वीट में आपको बताया था कि सभी लोग ये बोल रहे थे कि इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे। सरप्राइज अगर होना था तो वो इन्फ्लेशन साइड में हो सकता था। और मुझे लगता है, अभी हम उस पर आएंगे जस्ट एक 30 सेकेंड्स में, कि वो एक फैक्टर आरबीआई ने दबी जुबान से डिस्कस किया है। आरबीआई गवर्नमेंट की बॉडी है, वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर है, लेकिन जो भी ये बोल जाते हैं, कहे अनकहे, जो एक शगुफे छोड़ जाते हैं, कुछ बातें अनकही रख जाते हैं, इससे काफी कुछ पता चल जाता है। अगर आप नहीं सुनते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को जरूर सुनिए, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर सुनिए, और क्वेश्चन आंसर्स को जरूर सुनिए। जो आरबीआई गवर्नर सारे जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। आप कुछ सीखेंगे, आप बोलेंगे भैया मैं तो निफ्टी की ट्रेडिंग करता हूं, मेरे लिए क्या काम आएगा। दोस्तों आपको अगले 20-30 साल के लिए ट्रेडिंग करनी है ना, तो ये एक मार्केट एक बहुत बड़ी मशीन है, और इस मशीन के अलग अलग पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको आप धीरे धीरे समझेंगे। कोई इसकी कोचिंग क्लास नहीं है, कोई इसकी पीएचडी की डिग्री नहीं है। जब धीरे धीरे आप इनको समझना चालू करेंगे तो शायद 10 साल में आपको सब कुछ समझ में आने चालू हो जाएगा। इसलिए आज से ही सुनना चालू करिए, ये ऐसा मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि इस वाली मॉनेटरी कमेटी मीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आरबीआई गवर्नर ने बोली, कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 17.2% होगी। ये बहुत ही 13.2 बोला शायद। ये बहुत ही मतलब बहुत ही एबनॉर्मल, बहुत ही बड़ा नंबर बोला, और जिसपे अभी पूरे मीडिया में कहीं ज्यादा चर्चा नहीं हुई, शायद फाइन प्रिंट का लोग वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बुलिश ये असेसमेंट है। ये भी एक देखने वाली बात रहेगी क्या होता है। अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी से गेयर अप कर जाती है, तो एक जीडीपी ग्रोथ इतना अच्छा हो जाता है, तो ये बहुत ही मतलब सुनहरा अवसर होगा हमारे देश के लिए। हो भी सकता है जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट में, क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का पुश इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जिससे जॉब क्रिएशन होगा, ये सारी चीजें जब होंगी, क्या पता ये हो भी जाए। लेकिन ये आपके लिए पढ़ने लायक जगह चीजें हैं। मैं भी पढ़ नहीं पाया हूं क्योंकि मैं अपनी जॉब में बिजी था। कल के वीडियो में या कभी परसों इसको डिस्कस कर लेंगे, या किसी स्पेसेस में इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अभी बात करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन की। आरबीआई के गवर्नर ने इन्फ्लेशन के बारे में बोला कि ट्रांजिटरी है। ये वर्ड आजकल बहुत यूज हो रहा है। फेड के चेयरमैन ने भी बोला था कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है। डिमांड, क्योंकि डिमांड तो अभी सबड्यूड है ना, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है, किसी तरह की कोई चीज हम लोग लग्जूरियस तो कंज्यूम कर ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ एसेंशियल्स कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक ये लॉकडाउन और कोरोना और ये सारा रायता फैला हुआ है। तो उनकी बात सही है कि ये तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, और ये जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ट्रांजिटरी है। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर हो रहा था बाद में, तो ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट ने पूछा था कि सितंबर के एमपीसी के बारे में आपका क्या कहना है, और क्या लिक्विडिटी टाइटनिंग ऐसा लग रहा है हमको, जो विजिबल है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, वो उसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर कहीं रिकॉर्डिंग है तो आप जाके देखिएगा, कि आरबीआई गवर्नर थोड़ा इरिटेट हो गए, और मुझे लगता है कि उनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन जिस तरह से सर मार रही है, सितंबर में जाके उनको कोई ना कोई लिक्विडिटी टेपरिंग का मेजर लेना पड़ेगा। लिक्विडिटी जब ज्यादा होती है मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर टेपरिंग करेंगे, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को कम करेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमको करेक्शन देखने को पड़ सकता है। लेकिन मार्केट अपना सितंबर तक वेट नहीं करता है। मार्केट इसको असेस करता है और तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे ये 10 बजे, मैंने 10 बजे खोला हुआ है, 10 बजे आपका मीटिंग चालू हुआ है, और मैंने उससे पहले आपको ट्वीट किया था कि मार्केट में बड़े स्पाइक्स बनेंगे, और उसके बाद मार्केट
नीचे गिर सकता है। एग्जैक्ट यही ट्वीट किया था, आप जाके देख सकते हैं, मैं झूठ आपसे बोलता नहीं हूं दोस्तों। और एक स्पाइक बना ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे मीटिंग प्रोग्रेस हुई है तो मार्केट ने गिरना चालू कर दिया। और ये आप जाके देखेंगे तो ये बहुत अच्छा मौका होता है जब वॉल्स भी क्रैश हो रही होती हैं, तो ये पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका होता है। मैं आपके आगे के लिए भी बता रहा हूं कि कभी अगर ऐसी कोई इवेंट होती है तो इवेंट खत्म होने का थोड़ा वेट करिए और उसके बाद देखिए क्या डायरेक्शन पकड़ रहा है, और आप आराम से कॉल सेल कर सकते थे यहाँ पे निफ्टी में। और उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो ही बनाने की कोशिश करी है पूरे दिन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। इस एमपीसी की मीटिंग का बहुत लोग वेट कर रहे थे, और अगर आप आर्ली चार्ट पे भी देखोगे तो अभी मार्केट जब तक इससे ऊपर है 16189 जो उस दिन का लोअर था, लोएस्ट था, उससे जब तक ऊपर है तब तक उतनी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ये फेल्ड ब्रेकआउट हो गया। अभी मुझे जो लगता है कि यहां पे ये बेस बनाएगा और ये फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये काफी 300-400 पॉइंट भी क्लाइम कर सकता है। तो इसलिए अभी बुलिश सेंटिमेंट बरकरार रखना है हमको, मंडे की ओपनिंग का वेट करना है। काफी कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स में भी टाइड अप है, वो भी हम देख लेंगे। लेबनान की, इजराइल की और ईरान की काफी डेवलपमेंट हो रही है, मैं वो ट्वीट करता रहता हूं, आप कभी पढ़ेंगे। इन सारी चीजों का दोस्तों फर्क पड़ता है, भले वो वीकेंड ही क्यों ना हो। आई थिंक हिजबुल्ला ने कुछ 12-13 रॉकेट इजराइल की तरफ फेंके थे, जो मैं लास्ट देख रहा था, उसके बाद मैं सो गया था। तो ये इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो लास्ट का जो आपने देखा कि 2 आवर्स में जिस तरह से मार्केट ऊपर गया है, तो मुझे लगता है कैप अप ओपनिंग होगी, और थोड़ा सा कैप अप ओपनिंग होगी, और अभी इस रेंज में ही रहने वाला है। 16350 को बहुत जल्दी क्रॉस नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनसर्टेनिटीज जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आने वाले समय में जब तक ये हमारा ब्रीच नहीं हो जाता है 16187, तब तक आप डिप को बाई करते रहिए, डिप को आपको बाई करते रहना। और अगर बाई चांस ऊपर ओपनिंग होती है तो थोड़ा वेट करिए, उसको नीचे आने दीजिए, क्योंकि एक गोली की रफ्तार से जो जाने वाला था वो अभी मौका निकल गया है। अभी अगर ऊपर भी खुलेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा और नीचे आएगा। तो डिप का वेट करिए, डिप आता है तो बाई करिए, और अपना स्टॉप लॉस जो है किसी पिवट से नीचे लगा के रख दीजिए। आपको बाई साइड में अच्छी ट्रेड मिलेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो सेम चीज दोस्तों जो है, ये 10 बजे मीटिंग थी, उसके बाद 10:20 पे गिरना चालू हो गया, और लोअर लो बनाता रहा पूरे दिन, और लास्ट में इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है। इसका मतलब कि लोअर लेवल पे कोई तो बड़ा आदमी खरीद रहा है, जो ऑपरेटर भैया हैं, जो हर्षद मेहता पार्ट 2 हैं, वो खरीद रहे हैं नीचे, और वो खरीद रहे हैं तो हमको भी खरीदना है। तो आपका भी खरीदने का मन करना चाहिए, बेचने का मन नहीं करना चाहिए। तो आप बैंक निफ्टी में आराम से 35,630 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जब ये नीचे आए तो बाई कर सकते हैं। और अगर बहुत ऊपर खुलता है तो वो 916 वाला मेथड अपन लगाएंगे, लेकिन ये गोली की रफ्तार से तो ऊपर नहीं जाएगा। उसका एक कारण बताता हूं आपको। जैसे मैंने अभी आपको आरबीआई पॉलिसी समझाया कि इसमें गवर्नर को लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि सितंबर में कुछ टाइटनिंग के मेजर्स लेने पड़ सकते हैं। और अगर वो टाइटनिंग के मेजर्स लेंगे तो क्या होगा, जो पिछले 5-6 दिन से काफी एनबीएफसीज का और बैंक का अंदेशा था कि लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो महंगे रेट पे बोरो करना पड़ेगा, महंगे रेट पे बोरो करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का अंदेशा लगता है तो जो कमजोर बैंक है, जो वीक बैंक है, जो कमजोर एनबीएफसीज है, उनका शेयर आज ही से गिरना चालू हो जाएगा। आज तो क्या, ये खबरें मार्केट में लीक हो जाती हैं तो कुछ पहले से ही गिरना चालू हो जाएगा। ऐसे में आप देखो आरबीएल को, आज आप अगर, अभी आपको एचडीएफसी और कोटक भी दिखाऊंगा। आरबीएल में कई दिनों से आपसे बोल रहा था कि ये देखो 6 अगस्त आज कैसा गिरा है, मतलब बाकी के मुकाबले आप देखो तो इसमें काफी अच्छा फ्री फॉल आया है। तो जब आप इन सारी न्यूज को फॉलो करते हो तो आपको हमेशा एक मोमेंटम स्टॉक मिल जाएगा। हालांकि आरबीएल हम लोग कई दिनों से ट्रैक में रखे हुए थे, अब मैंने 2 दिन तो वीडियो बनाया नहीं, इसके लिए तो मुझे बहुत लोगों ने गाली भी दी, और मुझे बहुत बहुत आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको आरबीएल के बारे में बोला था कि सेल कैंडिडेट है, मैंने ट्विटर पे तो बराबर डाला था। अब उसके बाद अभी ये बार बार गिरा है, पॉलिसी के बाद भी गिरा है, तो मुझे लगता है कि ये अभी और गिरना वाला है। अभी थोड़ा तो इंप्रूव करेगा यहां से, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन न्यूज जब आ गई, एक बार जब न्यूज आ गई है, इसने यहां सपोर्ट ले लिया है, तो हो सकता है कल उतना ना गिरे। लेकिन ये अगर ऊपर जाता है आरबीएल तो इसको आपको सेल ऑन द राइज करना है। और हम जो बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी गोली की रफ्तार से क्यों नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि जो छोटे बैंक हैं, जो आरबीएल है, या आपको मैं इंडसइंड भी बोल सकता हूं, इंडसइंड आज ऊपर था वो वोडाफोन वाली न्यूज की वजह से, उसकी अभी बात कर लेंगे हम लोग। तो इसकी वजह से थोड़ा बैंक निफ्टी मिक्स रहने वाला है, और एकदम गोली की रफ्तार से ऊपर नहीं जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है नीचे आने का वेट करिए, और उसके बाद जैसे नीचे आता है तो बैंक निफ्टी को बाय ऑन डिप करिए। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हैं, उसको फिर ऑफलोड कर सकते हैं। आरबीएल को मैं अभी आपको वॉच लिस्ट पे दे रहा हूं जरूर, लेकिन इसको अभी सेल नहीं करना है।
अब ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, बाई चांस इसके नीचे चला जाता है 176 के तो आप आराम से सेल कर दो, नहीं तो अगर थोड़ा ऊपर खुलता है तो आप सेल ऑन राइज करो, सेल ऑन राइज करो, उस ऊपर जाता है उसको सेल करो, ठीक है, आरबीएल को, लेकिन ऊपर जाने दो, ऐसा नहीं कि यहीं पे सेल करना चालू कर दे, क्योंकि अभी तो ऊपर जाएगा ये, क्योंकि यहां सपोर्ट ले चुका है, तो अभी ये थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो वीक हैंड है उनको शेक करेगा और उसके बाद जाएगा। अगला बैंकिंग स्टॉक की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक में मैंने आपको बोला था कई दिनों से, मैं आजकल बहुत वर्ड यूज करने लगा हूं, मैंने बोला था, मुझे खुद में बड़ा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन आप पुराने वीडियो देखोगे तो मैंने वाकई में बोला था आपको, और ये शायद आपको कहीं ना कहीं ये चीज मैं आपको रीअफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया वीडियो रोज देखो मैंने कितना सही बोला था कि गलत बोला था, और आप शॉर्ट स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना खुद से सीख जाओगे, जिस दिन पूरा सीख जाओगे उस दिन देखना बंद कर देना, ठीक है। आप देखो एचडीएफसी बैंक में कितनी ज्यादा वॉल्यूम आई है, मैंने एचडीएफसी बैंक की शॉर्ट कवरिंग की बहुत बात करी थी, ये मैंने 5 मिनट चार्ट लगाया, लास्ट में कितना ज्यादा वॉल्यूम आया है, और उस वॉल्यूम के साथ ये शूटअप किया है, 1500 इसने टच कर दिया है। 2 मिनट का हम लोग साइलेंस रखेंगे उन लोगों के लिए जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो आया था 16 जुलाई को, उसके बाद बोलने लगे थे लोग कि भैया ये अब तो हो गया एचडीएफसी बैंक का, अब तो दूसरा बैंक लीड करेगा, ये करेगा वो करेगा। ये बैंक मैं बताता हूं आपको 2000-2500 जाएगा साल भर के अंदर, आप देखना, ये वीडियो को आप डेट लगा के रख लो। तो एचडीएफसी बैंक में कल भी जो है मंडे को भी काफी बुलिश रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट कवरिंग आई है ये अभी चलेगी 1540 1550 तक तो आराम से जाएगी, तो इसको अपने बाई शॉर्टलिस्ट में रखिएगा आप, और नीचे कहीं भी ओपन होता है तो 1485 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई पे आप आराम से देख सकते हो। अब बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर कई दिनों पहले जो है हमने जो डिस्कस किया था, तो इसने अपना लोकल हाई ब्रेक किया था, आज हवा में खुला है और इसने सस्टेन भी किया, मार्केट ओवरऑल वीक था लेकिन टाटा पावर ने सस्टेन किया है। तो अब इसको अचानक फिर अपन बाई शॉर्टलिस्ट में रखेंगे टाटा, और केवल मंडे के लिए नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए रख सकते हैं, और अगर ये 134 के ऊपर कहीं भी रहता है 134 का स्टॉप लॉस लेके इसको आप आराम से बाई में वो कर सकते हैं। जी की बात करते हैं, जी का रिजल्ट था, हालांकि मैंने सोचा था कि 200 नहीं तोड़ेगा, मैंने अपने एक मित्र से डीएम में बात भी करी थी, तो वो बोला था यार मैंने उसको बोला कि 200 नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन आज तोड़ दिया, मतलब हम सब कभी ना कभी गलत हो ही जाते हैं। तो ये रिजल्ट का दिन था, और 200 तोड़ने के बाद फिर मैंने आज ट्वीट किया था 198 पे, और उसके बाद लगातार गिरा है। अभी आप इसको देखोगे तो ये जब एक बार गिरना चालू करता है, की सपोर्ट को उसने ब्रेक कर लिया, तो अब ये थमने वाला नहीं है, अभी आराम से 190 जाएगा, 180 जाएगा, वहां थोड़ा पानी पिएगा, और क्या पता उससे भी नीचे जाए। काफी स्कैम रिडन, डेट रिडन कंपनी है, ऑपरेटर रिवन कंपनी है, तो संभाल के खेलिएगा इसको, लेकिन इसको सेल साइड में जरूर रखिएगा। और कोटक बैंक की हमने बात करी, इसमें एचडीएफसी की तरफ शॉर्ट कवरिंग आई थी, उतनी फेरोशियस नहीं थी इसकी शॉर्ट कवरिंग, जो डंडी बनी है उतनी बड़ी नहीं बनी है, जो कैंडल बनी है उतनी बड़ी नहीं बनी है, और अभी इसमें रेजिस्टेंस है। तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि बड़े बैंकों में शॉर्ट कवरिंग आई है, जो काफी दिनों से सेल चल रहा था जिसमें, तो कोटक को शॉर्टलिस्ट में रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें आप देखोगे तो एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, अगले 3-4-5 दिन में ये भी फटेगा ऊपर की तरफ, ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, तो आप इसको देख सकते हो। टाटा केमिकल हवा में खुला है, आज इसका रिजल्ट था। रिजल्ट वाले दिन क्या होता है, बहुत से लोग इसमें ना स्ट्रैंगल सेल करके बैठे रहते हैं, और उसके जरा सा भी अच्छा रिजल्ट आता है, वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना ज्यादा था, पहले के मुकाबले कितना ज्यादा था, बिल्कुल सबड्यूट वॉल्यूम था। तो ये जो स्ट्रैंगल जो जिन्होंने सेल किया उनकी फट लेती है, तो क्या करेंगे वो लोग, कवर करेंगे, जब कवर करेंगे तो फिर वो एक फीडबैक लूप जनरेट हो जाता है। इसको मैं 916 वाला मेथड आपको बार बार रिपीट करता हूं, वो फिर से बता देता हूं कि पहली अगर 1 मिनट कैंडल ग्रीन बनी है तो उसको उसी टाइम बाई कर लीजिए, अगर ये अनएक्सपेक्टेड इसने गैप अप दिया, शायद 5% का गैप अप दिया था, यहां बाई कर लीजिए, कितना छोटा सा प्यारा आरआर बना, और उसके बाद इसको ट्रेल करते जाइए 1:1 में, आधा बुक कर लीजिए और बाकी को ट्रेल करते जाइए, यहां पे कहीं बुक कर लीजिए आप। बहुत अच्छी ट्रेड थी ये, बहुत लोगों ने इसको पकड़ा भी, मुझे डीएम में भी बताया, बहुत लोगों ने वो बताया। 916 नहीं समझ में आया तो मेरे सारे डेली वीडियो ये वीकेंड में जाके देख लीजिए, मैं एक एक करके सबको नहीं बता सकता हूं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं 916 कहीं मेंशन करता हूं तो पूछते हैं, सिंपल सा यार, अगर अनएक्सपेक्टेड गैप अप हुआ है, पहली अगर रेड है तो सेल करो, पहली अगर ग्रीन है तो बाय करो, और स्टॉप लॉस कहां रखना है, जहां ओपन हुआ तो उससे हल्का सा नीचे, और उसके बाद उसको ट्रेल कर लो, यही है मेथड। अच्छी ट्रेडिंग तो भैया ऐसे ही होती है, एकदम सिंपल होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इतने चार्ट उसमें होते नहीं है। आज सिप्ला बहुत गिर रहा था, सिप्ला देखिए खुलते के बाद एकदम से गिरा है, हौले 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 हौले, और उसके बाद मुझे लगता है मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो थोड़ी देर में गाना भी गाना चालू ही कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे 4 ही 5 कमेंट आते हैं, मजा नहीं आता, वीडियो बनाने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है यार, कि साला कोई देख भी रहा है पूरा वीडियो। तो अगर आपने यहां तक देखा है तो बताइएगा कि मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाना गा करके सुनाऊंगा। तो ये देखिए सिप्ला की कहानी है, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद आराम से इसने गिरता गया है,
और ये जो इस तरह का हौले हौले गिरता है ना, तो ये अगले दिन भी ये स्पिल ओवर होगा, मुझे लगता है अगले दिन तो हवा में नीचे खुलेगा और उसके बाद आपको अच्छा फॉलो थ्रू देगा। तो सिप्ला को भी सेल में आप रख सकते हो, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैंने कौन से स्टॉक की बात करी आपसे, आरबीएल की तो बात कर ही ली है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गया, लाइक किए बिना तो जाना नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ नाइस वीकेंड।